हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और क्लास एप्लीकेशन ऐप पे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम 2025 जो कि जल्दी अपकमिंग ईयर में होने वाला है, अपकमिंग मतलब कहना चाहिए अपकमिंग मंथ्स में आने वाला है। उसी को देखते हुए अभी जैसे हमारे जो बैचेस चल रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार पेपर्स के लगे हुए हैं और आने वाले समय पर अभी इसी महीने एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम, एक बड़ा एग्ज़ाम सामने को देखने को मिल रहा है। तो कुछ पीवाई क्यूज हैं स्टूडेंट जो मैं लेके आया हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से एनालिसिस करिएगा। अगर आपको आंसर मिल, पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा जब क्वेश्चन लाऊंगा सामने आपके, तो और उसका अगर आंसर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, नोट्स बना रहे हो, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आप उसको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक बार विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी भी बहुत सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी होंगी, उन सभी लिंक्स पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये PYQ सीरीज है स्टूडेंट, जो हमारा पिछले साल का पेपर आया था एमपी सब इंजीनियर व्यापम का 2024 में, जो लास्ट ईयर मतलब पेपर हुआ था, तो उसको देखते हुए मतलब जो लास्ट वाला पेपर था उसके कुछ PYQs हैं जो सॉइल मैकेनिक्स के, वो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। और इस हर क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। आप पहले तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर भी देख सकते हैं, कमेंट में लिख भी सकते हैं, हालांकि आंसर मैं बता ही दूंगा इसका। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि द प्लेट लोड टेस्ट इज एसेंशियली। अब जैसे ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि व्यापम ने पूछा था कि प्लेट लोड टेस्ट एक किस प्रकार का टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, ग्राफिकल मेथड एनालिसिस है, नन ऑफ दी अबव। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा प्लेट लोड टेस्ट का, कि प्लेट लोड टेस्ट एक कैसा टेस्ट है, तो आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार का फील्ड टेस्ट है। अब स्टूडेंट अगर अपन इसी से कुछ क्वेश्चन देखें, तो जैसे कि अब व्यापक ने क्या पूछा है, यहाँ पे देखा जाए तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जो सॉइल मैकेनिक्स अपन पढ़ते हैं उसका जो सेकंड पार्ट होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये वहां से क्वेश्चन उठाया है कि प्लेट लोड टेस्ट एक किस प्रकार का टेस्ट है। तो प्लेट लोड टेस्ट एक फील्ड टेस्ट है, आपने बीटेक के दौरान भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने करवाया भी होगा साइट पे खड़े होके। अब प्लेट लोड टेस्ट से यहाँ पर स्टूडेंट और भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने डिस्कस करा है जो प्रीवियस ईयर था। अब इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे इससे रिलेटेड स्टूडेंट एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्लेट लोड टेस्ट किस आईएस कोड से डिफाइन होता है। तो याद रखना प्लेट लोड टेस्ट IS 1888 से डिफाइन होता है, 1888 1982 के जो कोड है उससे इसको अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, मतलब हो सकता है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन अपन से पूछ ले कि प्लेट लोड टेस्ट के लिए कौन सी IS कोड का इस्तेमाल होगा। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट में एक और स्टूडेंट बनती है कि प्लेट लोड टेस्ट अपन बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई प्लेट का इस्तेमाल होगा। तो जो प्लेट का इस्तेमाल है वो प्लेट के साइजेस का पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्क्वायर प्लेट का जो अपन का इस्तेमाल करते हैं, तो स्क्वायर प्लेट का जो मिनिमम साइज होता है वो कितना लेते हैं स्टूडेंट अपन लोग, वो लेते हैं अपन लोग 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का लेते हैं साइज, राइट। और अपन ये मिनिमम साइज, इससे छोटा नहीं होगा। 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर मतलब आपका जितना एक बड़ा स्केल होता है जो अपन स्कूल में यूज करते थे, जो उतना लगभग उतना करके स्क्वायर बना लीजिए। 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर के जो एक प्लेट इस्तेमाल होगी। और मैक्सिमम साइज जो इस्तेमाल होता है प्लेट का, अगर बड़ा साइज अपन यूज कर रहे हैं, तो याद रखना मैक्सिमम साइज यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, मैक्सिमम साइज यहाँ पर होगा 75 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर का, ये वाला साइज यहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसमें स्टूडेंट याद रखना कि जो स्मॉलर साइज की प्लेट होती है वो डेंस और स्टिफ सॉइल के टेस्टिंग में काम आती है, और लार्ज साइज की जो प्लेटें होती हैं वो लूज और सॉफ्ट सॉइल में काम आती हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला मैंने कि स्मॉलर साइज की जो प्लेट होंगी उनको अपन मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि जो अपनी स्मॉलर साइज की प्लेट है वो अपने काय के लिए इस्तेमाल होंगी, वो डेंस और स्टिफ सॉइल के लिए इस्तेमाल होंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये भी पूछ सकता है पेपर में कि स्मॉलर साइज की प्लेट किस चीज के लिए इस्तेमाल होगी, तो डेंस और स्टिफ सॉइल के लिए इस्तेमाल होगी। और अगर अपना प्लेट का साइज लार्जर है, बड़ी प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 75 बाय 75 सेंटीमीटर का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लूज और सॉफ्ट सॉइल के लिए इस्तेमाल होगी। लूज और सॉफ्ट सॉइल के लिए ये वाली अपन इस्तेमाल करेंगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि कई डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी हमारा काय का है,
प्लेट लोड टेस्ट का ही क्वेश्चन है, वो वहां पूछा गया उसका फॉर्मूला पूछा गया है। वहां पे उसने पूछा है कि फॉर सैंडी सॉइल, उसने पूछा था कि फॉर सैंडी सॉइल बताइए कि इसमें सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, एस एफ अपॉन एस पी इक्वल टू कितना करेंगे अपन, इक्वल टू अपन करेंगे क्या, बी एफ अपॉन बीपी, बी एफ अपॉन बीपी इंटू में कितना करना है स्टूडेंट हमको, इंटू में यहाँ पे हमको बीपी प्लस 30 ब्रैकेट क्लोज अंडर, यहाँ पे नीचे ये वाला बी एफ यहाँ नीचे जाएगा, बी एफ प्लस 30 इसको लिख के पूरा ऐसा बंद करके और इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एस एफ का मतलब एफ फॉर एफ स्टैंड्स फाउंडेशन, तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन हो गया, ठीक है। और एस पी का मतलब हो गया सेटलमेंट ऑफ टेस्टिंग प्लेट, जो भी प्लेट आप क्लियर है उसका सेटलमेंट हो जाएगा। तो सैंडी सॉइल के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अगर क्ले सॉइल के लिए बात हो रही तो क्ले सॉइल का फॉर्मूला पर और सरल हो जाता है, एस एफ अपॉन एस पी कर दीजिएगा, एस एफ अपॉन एस पी कर दीजिएगा और यहाँ पे कितना कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा आप कितना, यहाँ कर दीजिएगा बी एफ अपॉन बी पी कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये निकल के जाएगा, ये जाएगा आपका किसके लिए, फॉर क्ले सॉइल के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन ने देखो प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, उन्होंने पूछा था, तो फील्ड टेस्ट है ये, मतलब एक प्रकार का फील्ड टेस्ट हुआ। फिर वो उसका आईएस कोड कौन सा वो भी लिखवा दिया। स्क्वायर प्लेट का साइज क्या होगा, 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर होगा। मैक्सिमम साइज क्या होगा, 75 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर होगा। स्मॉलर साइज की प्लेट कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, तो डेंस और स्टिफ सॉइल में करनी चाहिए। लार्जर साइज की प्लेट कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, तो लूज और सॉफ्ट सॉइल में करनी चाहिए। सैंड सॉइल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा और क्ले सॉइल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों ही अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिए स्टूडेंट, ठीक है। अब आप लोग मुझको एक प्रश्न, अब कुछ आपको ही बताना है, ऐसा नहीं कि सब नहीं बताऊंगा, कुछ आपको ही बताना है। आप मुझे बता सकते हैं कि डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट की सैंडी सॉइल की लिमिट और क्ले सॉइल के लिए कितना परमिसिबल है, ये आप मुझको कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सैंडी सॉइल के लिए कितना परमिसिबल है डिफरेंशियल सेटलमेंट और क्ले सॉइल के लिए कितना परमिसिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये भी ये प्लेट लोड टेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम मतलब 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन का ग्रुप बना के ही सॉल्व करेंगे उसको इकट्ठे। 20 बच्चों की मैंने एनालाइज किया था, लगभग 20 क्वेश्चन पिछले बार एक पेपर में पूछे गए थे सॉइल मैकेनिक्स के। तो अपन इकट्ठे का वीडियो नहीं बना सकते, काफी लंबा वीडियो हो जाता है, तो छोटा छोटा वीडियो बना के आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इफ द बैकफिल हैज यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर बैकफिल बोलता है कि इफ द यूनिट वेट ऑफ द बैकफिल इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and surcharge of किलो न्यूटन 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द सरचार्ज। ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है स्टूडेंट। इफ द बैकफिल हैज यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सरचार्ज ऑफ 36 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द सरचार्ज। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर आपको बन रहा है, आप करना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए पहले और फिर आप इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका आंसर कितना लेके आते हैं। और जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं और प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखिए कंटिन्यूसली में इसको वीडियो को देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला उसने दिया हमको, बैकफिल हैज अ यूनिट वेट। यूनिट वेट को हम कैसे शो करते हैं स्टूडेंट, गामा से। गामा कितना दिया हमको, 18 दिया हुआ, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सरचार्ज दे दिया हमको कितना, 36 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर मतलब प्रेशर एक प्रकार का, ये 36 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एक प्रेशर। और ये इन्होंने जो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर लिखा है, ये मीटर क्यूब होना चाहिए क्योंकि यूनिट वेट का यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। फिर उसने पूछा कि फाइंड द इक्विवेलेंट हाइट। तो प्रेशर को अपन पी से लिख सकते हैं, सरचार्ज से क्यू से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया, 36 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये दिया हुआ। और उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा है इफेक्टिव हाइट पूछी, इक्विवेलेंट हाइट पूछी है। तो इक्विवेलेंट हाइट के लिए आप क्या करेंगे, क्यू अपॉन गामा करेंगे, क्यू अपॉन
गामा, अगर अपन क्यू अपॉन गामा कर दे तो अपन को यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जरा क्यू अपॉन गामा करिए तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट, इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 36 अपॉन 18, मतलब कितना जाएगा, 18 टू जा 36 होता है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज यहाँ पे सी, मतलब सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन जो होगा इसका 2 मीटर वाला, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट अपना एक क्वेश्चन था, ये भी व्यापम में आया था। ये है लैटरल अर्थ प्रेशर वाले टॉपिक से। ठीक है ना स्टूडेंट, जो लैटरल अर्थ प्रेशर सॉइल मैकेनिक्स फर्स्ट में पढ़ाया जाता है, अभी बीटेक में 2 में डाल दिया है इसको, तो ये वहां का क्वेश्चन है, तो ये आपको बनना चाहिए। तो इसका आंसर कितना जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। ये भी व्यापम के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये उसी का आंसर है। अब देखिएगा यहाँ पे पूछता है अगला क्वेश्चन कि देयर आर fill in the blanks types of failure of soil support beneath the foundation according to IS code। बता दीजिए, ये तो बनना चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ये मतलब पहला क्वेश्चन भी अपना फाउंडेशन से था, तो तीसरा भी अपना देखिए फाउंडेशन से ही आ रहा है। कि वो क्या पूछ रहा है कि देयर आर fill in the blanks types of failure of soil support beneath the foundation according to IS code। IS कोड के हिसाब से कितने प्रकार के फाउंडेशन के फेलियर पढ़ाए गए हैं। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके टिक लगाइए, कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं पता तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए। देखिए इसमें हमने 3 प्रकार के फेलियर पढ़ाए जाते हैं, आपको मालूम है, इसका आंसर 3 होगा। इसमें 3 प्रकार के फेलियर पढ़ाए जाते हैं और नाम तो आपको याद ही होंगे। सबसे पहला आता है जनरल शियर फेलियर, जनरल शियर फेलियर के बाद आ जाएगा स्टूडेंट लोकल शियर फेलियर, और लोकल शियर फेलियर के बाद आ जाएगा पंचिंग शियर फेलियर, पंचिंग शियर फेलियर। और यहीं से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं जिसका आंसर आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि जो पंचिंग शियर फेलियर है ये ज्यादातर किस प्रकार की फाउंडेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन 2 दे देता हूँ, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको करेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका आंसर भी लिखा ही हुआ है, आंसर बी है इसका। आईएस कोड रिकमेंड्स अ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन विच इज सिमिलर टू। देखिए आईएस कोड से बोला कि आईएस कोड ने बियरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन कौन सी वाली बताई है। ठीक है, देखिए इसका जो व्यापम आंसर दे रहा है वो दे रहा है मेयरहॉफ एंड ब्रिंच-हसन, ये सही आंसर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन मेयरहॉफ की रहेगी, लेकिन उसमें जो फैक्टर्स होते हैं एनसी, एनक्यू एंड गामा, वो वैसे की इक्वेशन से लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो बी है वो क्वेश्चन के हिसाब से सही है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक की ऊपर बढ़ते, देखिए फिर से ये वाला क्वेश्चन क्या बना आपका, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का ही निकल के आया है ना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल। अगले बार बढ़ते हैं अपन स्टूडेंट की, यहाँ पे लिखा है कि अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट शियर टेस्ट एंड ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट। सबसे बेहतरीन टॉपिक्स में से एक सॉइल मैकेनिक्स के, जिस चैप्टर में आपको बहुत सारे टेस्ट पढ़ाए जाते हैं। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट शियर टेस्ट एंड ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट। देखिए सबसे पहले तो मेरा आपसे प्रश्न है कि डायरेक्ट शियर टेस्ट को और कौन से टेस्ट के नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे कि डायरेक्ट शियर टेस्ट को और कौन से नाम से जाना जाता है। और ट्राई एक्सियल टेस्ट स्टूडेंट हमने आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कि ट्राई एक्सियल टेस्ट क्या है, कि डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात किया हुआ एक ऐसा टेस्ट है जिसमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में जो खामियां आ रही थी उसको कम पूरा कर दिया किसमें, ट्राई एक्सियल टेस्ट में। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ट्राई एक्सियल टेस्ट और डायरेक्ट शियर टेस्ट में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो इसका स्टूडेंट पहला ऑप्शन है कंट्रोल ऑन द ड्रेनेज लेवल, दूसरा स्ट्रेस कंडीशन, तीसरा है नन ऑफ द मेंशन, चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो आपको मालूम है कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, मैं बता देता हूँ, बॉक्स शियर टेस्ट जिसको बोलते हैं अपन। तो याद रखिएगा उसमें और ट्राई एक्सियल टेस्ट में जो मेजर डिफरेंस सबसे बड़ा होता है वो आता है ड्रेनेज कंडीशन का। डायरेक्ट शियर टेस्ट में ड्रेनेज कंडीशन कंट्रोल्ड नहीं है, लेकिन ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट में होता है ना। ट्राई एक्सियल में ड्रेनेज कंडीशन को अपन कंट्रोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एपरेटस ही अपन ने देखा काफी बड़ा एपरेटस होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसका पहला ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज कंट्रोल ऑन द ड्रेनेज लेवल। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में यही कमी थी कि उसमें ड्रेनेज
अपन वो नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इसमें कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए इसका आंसर ए ही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शेयरिंग रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी बाय फिल इन द ब्लैंक्स मेथड। ये बोला है कि शेयरिंग रेजिस्टेंस को अपन कितनी मेथड से निकाल सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी में कितनी मेथड से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 4। इसके हिसाब से जो व्यापम ने आंसर दिया है वो 4 सही है। तो हम देख सकते हैं शेयरिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए, शेयरिंग रेजिस्टेंस मतलब निकालते हैं अपन, तो वहां पे कितनी सारी मेथड्स होती हैं, बहुत सारी। 4 लेबोरेटरी मेथड्स का डिस्कशन इन्होंने किया हुआ, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सी है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, कूलॉम इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो कई एग्जाम्स का प्रिय क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो, चाहे एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे व्यापम हो, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इन्होंने पूछा है कूलम स्ट्रेंथ इक्वेशन पूछा है, इसको अपन टाउ इक्वल टू कितना पढ़ते हैं, सी प्लस सिग्मा टेन फाई, रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाउ को एस भी लिखते हैं कुछ किताब में, ठीक है। टाउ का मतलब क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। सी मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी मतलब हो जाएगा कोहेजन। सिग्मा का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। टेन फाई, फाई क्या हो जाएगा, एंगल। सी और फाई क्या कहलाते हैं, आपको मालूम होगा, बताया था, पढ़ाया था, स्ट्रेस पैरामीटर्स कहलाएंगे अपने। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो खेल होता है इस यूनिट में वो यही होता है कि अपन को सी और फाई की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। सी और फाई की वैल्यू अगर अपन को पता चल जाए तो अपन शियर स्ट्रेंथ टाउ आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अगर अपन ध्यान से देखें तो एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन पाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपने व्यापम के पिछले बार के पेपर के सॉइल के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आप पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए, क्वेश्चन देखा करिए, सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए, नहीं तो पूरा वीडियो देख के आप इसको अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स फॉर अ सॉइल मास इज इक्वल टू। शियर स्ट्रेस पूछ ली स्टूडेंट इसने कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा। अरे स्टूडेंट ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, हमने पढ़ाया भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अपन सबने मोहर सर्किल बनाए हैं, इस ये यूनिटी मोहर सर्किल की होती है। मोहर सर्किल जब अपन बनाते हैं तो अगर आपको याद होगा, इसमें अपना जब भी मोहर सर्किल बनता है तो अपन ने उसमें एक चीज पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं, ये वाली लाइन, ये कितनी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, ये याद रखिएगा। ये वाला एक्सिस आपका सिग्मा है, ये वाला एक्सिस आपका टाउ है, उसने टाउ पूछा है आपसे, शियर स्ट्रेस का पूछा हुआ, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, ये चीज आपको बननी चाहिए। तो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। ए ऑप्शन है, सिंपल फॉर्मूला बेस है, कॉपी के नोट्स में आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप चाहे कहीं से भी पढ़े हो, मैं सभी की हेल्प करने तैयार हूँ, सब अच्छे बच्चे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़िए और अपना लाइफ बनाइए, क्योंकि सिविल में अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो बहुत अच्छी लाइफ है स्टूडेंट, मतलब अच्छी लाइफ से इन द सेंस की मैंने पुरानी वीडियो बताया है कि क्या क्या चीजें बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन फिर भी अपन तैयारी कर रहे हैं एग्जाम निकालने के लिए, तो याद रखिए ये वाला आपको काम आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसका न्यूमेरिकल भी बनता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, इसका ठीक है, इसका देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइन डार्सी लॉ। डार्सी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया यहाँ से। डार्सी, भैया डार्सी का कहाँ पढ़ाया जाता है, पहले तो यही टॉपिक, डार्सी का टॉपिक पढ़ाया जाता है परमिएबिलिटी के चैप्टर में। जो परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल का चैप्टर होता है उसमें डार्सी का लॉ पढ़ाया जाता है। डार्सी का लॉ होता है कितना है, Q इक्वल्स टू के आई ए, याद रखिएगा, Q इक्वल्स टू के आई ए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। के का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, है ना। के की यूनिट बता देंगे कमेंट में, के की यूनिट बता दीजिएगा कमेंट में, पेपर में कई बार पूछी हुई क्वेश्चन है, के की यूनिट कई बार पेपर में पूछा जाता है, के की यूनिट क्या होती है, ठीक है। मैं कमेंट में चेक करूंगा, जो भी बच्चे देखें और समझें तो बताइएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। आई का मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है। ए का मतलब तो आप समझते हैं एरिया ही होगा, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स कितना जाएगा अपना, के आई ए, ऑप्शन देखिएगा तो के आई ए कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सी पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का टॉपिक है स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे की उठ जाते हैं, जैसे परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन होता है,
तो परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? तो परमेबिलिटी का डिटर्मिनेशन अपन 3 तरीके से कर सकते हैं। लेबोरेटरी से कर सकते हैं, फील्ड मेथड से कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेथड्स होती हैं उनसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेटिफाइड सॉइल का क्वेश्चन भी यहाँ से उठता है। ठीक है कि परमेबिलिटी में स्ट्रेटिफाइड सॉइल का जो प्रश्न होता है वो भी यहाँ से पूछा जाता है, तो ये उसको भी आप एक बार अच्छे से कॉपी पे देखें। ठीक है, याद रखिएगा के का डिटर्मिनेशन। तो अगर अपन लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो 2 मेथड है, आपको मालूम है। एक होती कौन सी, बताइएगा? 2 मेथड है यहाँ पे लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी के दोनों मेथड का नाम बताइएगा। एक होता है कौन सा, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। याद आया कुछ आप लोग को? ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए और एक होता है स्टूडेंट अपना फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ठीक है, अगर फाइन ग्रेन के लिए है तो उसके लिए आपको अलग प्रोसेस फॉलो करनी है, और अगर आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो उसके लिए आपको अलग प्रोसेस फॉलो करनी है। तो यहाँ पे अपने पास 2 होंगे टेस्ट परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन के। एक होता है कांस्टेंट हेड टेस्ट। कांस्टेंट हेड टेस्ट याद रखिएगा, ये होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, इंपॉर्टेंट है। C फॉर कांस्टेंट है, C फॉर कोर्स, याद रखिएगा। और एक होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। तो फाइन ग्रेन्ड के लिए इसका नाम क्या बनेगा? फाइन ग्रेन्ड के लिए इसका नाम बनेगा स्टूडेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज बनेगा फॉलिंग हेड टेस्ट। ठीक है ना, फॉलिंग हेड टेस्ट बनेगा। तो ये ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये रिलेटेड क्वेश्चन ही बता दिया मैंने कि इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है। अगर पिछले बार ये पूछा था तो इस बार अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा तो क्या पूछ सकता है? पूछ तो कुछ भी सकता है, लेकिन टीचर जब भी पढ़ाएगा आपको तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाएगा। तो याद रखिएगा, कांस्टेंट हेड टेस्ट पूछेगा, फॉलिंग हेड टेस्ट के लिए याद रखना फाइन ग्रेन टेस्ट पूछेगा, मतलब फाइन ग्रेन के लिए फॉलिंग हेड टेस्ट होगा। अगर फील्ड की टेस्ट की बात करें तो 2 टेस्ट वहां पर भी, एक अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट और एक कन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट। याद रखिएगा, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड, उनके फॉर्मूले देख लेना, मैं भी नहीं लिखूंगा, लंबे हैं फॉर्मूले काफी, लेकिन याद कर लेना, फॉर्मूले पेपर में पूछे जाते हैं। अभी एसएससी का पेपर होने वाला है, अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट पढ़ के जाना और कन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट पढ़ के जाइएगा, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो परमेबिलिटी की यूनिट है मैं ही बता देता हूँ आपको यहाँ पे, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिसने भी कमेंट में लिख दिया हो तो मैच कर लीजिएगा आंसर, बस सही होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड हो सकती है इसकी यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो हो गया CS का आंसर। यहाँ पे पूछता है, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल वॉज स्टडीड बाय, वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय। बोले उससे क्या पूछ रहा है कि जो अपने सॉइल में, सॉइल के अंदर जो फ्लो हो रहा है वाटर का, उसका लॉ पहली बार किसने दिया? अब भी पढ़ा मैंने, परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया उसने। और परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डार्सी ने दिया। मालूम है आपको, डार्सी ने लॉ दिया Q इक्वल टू KI है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डार्सी बनेगा। तो बी ऑप्शन जो होगा इसका स्टूडेंट वो बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सरल क्वेश्चन व्यापम सब इंजीनियर ने पूछा है यहाँ पे कि ग्रेवल्स आर डैश परमिएबल। ग्रेवल में परमेबिलिटी ज्यादा होती कि कम होती? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि ग्रेवल्स आपके पास है, ग्रेवल्स का मतलब आपके पास मोटे मोटे पत्थर है ना। ग्रेवल्स तो आप देखे होंगे आपने, है ना। सिल्ट तो छोटा हो गया, सैंड छोटा पार्टिकल हो गया, क्ले और छोटा पार्टिकल हो गया। ग्रेवल्स है मतलब पत्थर जैसे है, मोटे, मतलब बजरी जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में, तो उस टाइप का पार्टिकल है। और उसमें बोलता है कि ये कैसे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए। अगर इसमें आपने एक बाल्टी पानी उठा के डाल दिया तो ऐसा होगा कि पानी ऊपर रुका रहेगा? नहीं, पानी तुरंत अपना पाथ बनाता हुआ नीचे चला जाएगा, पानी तुरंत अपना पाथ बनाता हुआ नीचे चला जाएगा। तो ग्रेवल्स क्या हुए? ग्रेवल्स हुए हाईली परमिएबल, तुरंत पानी को नीचे ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे वो, मतलब उनके वॉइड से होके पानी तुरंत नीचे चला जाएगा। वॉइड से होके पानी नीचे जब जाता है ना स्टूडेंट, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को परमेबिलिटी बोलते हैं। मतलब परमेबिलिटी कब पॉसिबल है? जब सॉइल के बीच में वॉइड्स है ना, तभी परमेबिलिटी पॉसिबल है। तो इसमें हाईली होती है। और वही अगर अपन घर के आपने अपने घर में देखा होगा, घर में जो मिट्टी के गमले होते हैं उसमें जब आप पानी का रखो पूरा भर, यहाँ तक जैसे मिट्टी है, और अगर आप पानी भर दें तो थोड़ी देर आप देखना, अगर पूरा पूरा पानी यहाँ भरा रहता, थोड़ी देर भरा रहता है, क्योंकि इसमें कैसी सॉइल होती है? इसमें पतली बारीक वाली मिट्टी, क्ले जैसी सॉइल होती है। तो इसमें पानी थोड़ा नीचे आने में थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, बिल्कुल सूखे हो तो बात अलग है, लेकिन थोड़ी नमी वाली मिट्टी तो थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कि वॉइड्स
बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो पानी को क्या होता है जाने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रेवल्स आर हाईली परमिएबल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जितने भी मैंने न्यूमेरिक क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा। एसएससी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना ही जाना। अगर 5-10 मिनट अगर आप चाय पीते पीते भी एक वीडियो देख लोगे तो मेरे हिसाब से आपके कुछ एक रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहीं पर इसको खत्म करते, अगला वीडियो जल्दी लेके आने वाले हैं। और आपसे फिर से एक विनती कर रहे हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और नीचे जितनी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।